आप देख रहे हैं कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बदलते देश, समाज, सियासत की दास्तान। इस बदलाव को लेकर सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, मगर सच यह है कि सत्ता के इन 2 साल में खुद मोदी भी बदले बदले से दिखते हैं। विकास के गुजरात मॉडल के बाद बतौर पीएम मोदी का मॉडल ग्लोबल दिखता है। विदेशों में स्वागत ऐसे जैसे मंच पर एंट्री किसी राजनीतिक रॉक स्टार की हो रही हो। मोदी की तरफ से ये सियासी संकेत उनके शपथ समारोह में मिल चुका था। देश में सत्ता का सिंहासन बदलने के बाद उनका जोर होगा सरहद पार से रिश्ते संवारने में। सार्क के सदस्य देशों के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दावत देकर जितना मोदी ने चौंकाया था, उतना ही नवाज शरीफ ने दावत कबूल कर। तब ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों में घुली कड़वाहट और आतंकवाद के मसले पर बातचीत पटरी पर लौटेगी। मगर अफसोस, नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटते ही अमन चैन के तमाम ख्वाब तल्ख रिश्तों की पथरीली जमीन पर चकनाचूर होते दिखे। उस वक्त हर किसी ने मोदी की पहल की तारीफ जरूर की। तब पड़ोसी देशों के रुके थमे रिश्तों को अपनी यात्राओं से ताजगी देने की मोदी की कोशिश हर मंच से सराही गई। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को चुना था। ये दौरा कूटनीतिक रूप से भी अहम था और उस दौरे पर तमाम विपक्षीय सहयोग के साथ मोदी भूटान का ये भरोसा जीतने में कामयाब रहे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल में ये किसी भी प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा था। तब नेपाल का लोकतांत्रिक संविधान लिखा जा रहा था। आपसी संबंधों में बेहतरी के साथ मोदी ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। ऐसी सराहना मोदी ब्राजील में हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हासिल कर चुके थे। उस सम्मेलन में मोदी की भूमिका ब्रिक्स बैंक की स्थापना में काफी अहम बताई गई थी। पड़ोसी देशों के बाद मोदी का अगला पड़ाव था क्षेत्रीय संतुलन को देश हित में साधना। इसके बाद मोदी ने जापान का दौरा पहले किया। बुलावा अमेरिका से भी था, मगर मोदी ने पहले चुना जापान को, जो अमेरिका और चीन के साथ शक्ति संतुलन में कूटनीतिक अहमियत रखता है। मोदी जापान के तकनीकी विकास के साथ उसके सांस्कृतिक विरासत में भी रमते दिखे। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मंदिरों के शहर क्योटो की यात्रा बेहद सुर्खियों में। मोदी ने वाराणसी के कायाकल्प के लिए क्योटो समझौता किया। उस दौरे पर मिले 85 अरब डॉलर के व्यापारिक निवेश को जापान के सबसे बड़े निवेश में से एक माना जाता है। जापान यात्रा की कामयाबी के बाद तो जैसे अमेरिका को भी मोदी का इंतजार बेसब्री से होने लगा। उस वक्त की सुर्खियों के मुताबिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के निर्देश पर अमेरिकी एजेंसियां मोदी के हर भाषण, हर कूटनीतिक फैसले का बारीक विश्लेषण कर रही थी। जापान यात्रा के बाद तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। चीनी राष्ट्रपति दिल्ली के बजाय अहमदाबाद पहुंचे। मोदी ने उनका स्वागत किया तो जिनपिंग ने गले लगकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उस दौरे पर चीनी राष्ट्रपति ने बड़े निवेश के साथ लंबे समय से अटके सीमा विवाद और आपसी व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिया। ये भरोसा और भी पुख्ता हुआ जब मोदी कुछ महीने बाद जिनपिंग के बुलावे पर चीन यात्रा पर गए। चीन से पहले मोदी अमेरिका का कामयाब दौरा कर चुके थे। चीनी मीडिया में तब मोदी की अमेरिकी यात्रा को काफी तवज्जो दी गई थी। 16 सितंबर 2014 को भारत दौरे पर गए चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उसी महीने के आखिर में मोदी पूरी धमक के साथ अमेरिका पहुंचे। उस यात्रा पर मोदी नवरात्र के उपवास पर थे, मगर राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच और डिनर के 2 अलग अलग मौकों पर आमंत्रित किया।
व्हाइट हाउस में ये उस मोदी का इस्तकबाल था जिसे 9 साल तक वीजा दिए जाने से इनकार करता रहा था अमेरिका। अपने ही देश में मोदी की ऐसी लोकप्रियता देख खुद ओबामा भी दंग रह गए थे। अमेरिका में ऐसी सभा किसी भी विदेशी मेहमान की नहीं हुई थी। मेडिसन स्क्वायर से लेकर सेंट्रल पार्क में सभा तक मोदी का स्वागत किसी रॉक स्टार की तरह हुआ। तब तो ये भी कहा गया कि इन जगहों पर बड़े से बड़े रॉक स्टार की सभा में भी ऐसी भीड़ और ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिला था। आज मना रहा है। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने। 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने और हर कोई जो भी करता है मैं देश के लिए करता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना। उस यात्रा में ही तय हो गया था कि 2015 के गणतंत्र दिवस पर ओबामा मेहमान होंगे। ओबामा ने मोदी की मन की बात मान ली थी। इसका खुलासा मोदी ने गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए की। ओबामा गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इसे मोदी की विदेश नीति और अमेरिका के साथ आपसी संबंधों में मील का पत्थर माना गया। For the first time we brought Diwali to the White House on our last celebration here. मोदी और ओबामा के बीच दोस्ताना संबंध और आपसी सहयोग पर अमेरिका के भरोसे की सुर्खियां इतनी हुई कि चीनी सरकार में खलबली मच गई। तब ओबामा ने बयान जारी कर कहा कि चीन को भारत अमेरिका संबंधों से घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों देशों का निजी मामला है। ऐसी सुर्खियों की बदौलत मोदी की छवि एक विश्व नेता की बनती चली गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो पहुंचने से कई दिन पहले ही सभा की तैयारी शुरू कर दी गई। जगह मुकर्रर हुआ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उस शानदार सभा के बाद पीएम टोनी अबॉट भी मोदी के मुरीद हो गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन यूरेनियम के लिए करार समेत अहम 5 समझौते हुए। मोदी अपनी विदेश यात्राओं का मकसद भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रचार प्रसार के साथ विदेशों में बसे उद्योग धर्मी भारतीयों को अपनी मिट्टी से जोड़ना बताते रहे। मगर देश में सुर्खियां इसके उलट बन रही थी। विरोधी कह रहे थे ये मोदी तो देश से ज्यादा विदेश की चिंता करते हैं। यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही के दौरान उन्हें एनआरआई पीएम तक कहा गया। प्रधानमंत्री ने ओले प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, पर फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा कर रहे हैं। जो राहत मिलनी चाहिए थी इमीडिएटली, तत्कालीन, वो नहीं मिल पाया। और प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए था, पर उनका मन तो फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के दौरे पर है। इसकी गवाही अब तक की विदेश यात्राओं के आंकड़े भी देते हैं। 2 साल के कार्यकाल में मोदी ने कुल 19 दौरे किए। इनमें 34 देशों की यात्राएं शामिल हैं। इस दौरान मोदी कुल 95 दिन बाहर रहे। मोदी की विदेश यात्राओं में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली पाकिस्तान की औचक यात्रा रही। सऊदी अरब से वाया अफगानिस्तान लौटते हुए मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए। काबुल में रहते हुए उनकी नवाज शरीफ से बात हुई। नातिन मेहरुन्निसा की शादी में आने का न्योता मिला। मोदी चल पड़े। मोदी का ये ऐसा कदम था जिसे वैश्विक मंच पर गुडविल जेस्चर के तौर पर देखा गया। मगर देश में विरोधी दलों ने आलोचना इस बात के लिए की कि जिस देश के साथ बातचीत के रास्ते तक बंद है, उस देश की यात्रा संसद को सूचित किए बिना कैसे कर सकते हैं मोदी। लेकिन यही तो पीएम मोदी का अंदाज है। एक प्रधानमंत्री जो स्वभाव से एकांत पसंद है, लिखना पढ़ना, योग करना, दफ्तर के कामकाज में खुद को 15-16 घंटे रोज व्यस्त रखना, यह मोदी का रूटीन है। सभाओं और रोजाना बैठकों को छोड़ दें तो मोदी निजी तौर पर मौन रहना ही पसंद करते हैं।
मगर सियासत में ये मौन कई बार आलोचनाओं की बड़ी वजह बन जाता है। आलोचनाओं से अलग 2 साल में इतने पॉपुलर हुए कि दुनिया के संभवतः पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी, जिनका पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम के लिए बनाया गया। लंदन के संग्रहालय में मोदी के पुतले को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के बीचों बीच रखा गया है। मगर सियासत काश मोम के इस पुतले की तरह स्थिर होती। सियासी हलचलों पर बयान भी इसी मौन की तरह सराहनीय होता, मगर ऐसा नहीं है। सियासत में सवाल अब असहिष्णुता का हो गया है। कांग्रेस पार्टी परेशान है कि मोदी के भाषण में, मोदी की बातचीत में, मोदी के व्यवहार में सांप्रदायिकता की बू क्यों नहीं आती है। चारों तरफ मैडम सोनिया जी के दूत लगे हैं, चारों तरफ कैमरा लगे हैं। कहीं से भी एक शब्द इधर उधर हो जाए तो मोदी पर चढ़ बैठना चाहते हैं। निजी तौर पर मोदी का यकीन दिखता भी साफ है। सार्वजनिक मन से वो मजहबी सामंजस्य और सहिष्णुता के साथ गांधी की अहिंसा नीति के पैरोकार है। मगर ये यकीन तब उनके लिए इम्तिहान बन जाता है जब अपनी ही पार्टी और संघ के कुछ लोग मजहबी आधार पर बदले की भावना से ओतप्रोत दिखते हैं। मोदी के सामने मौन का संकट खड़ा करने वाले नाम कई मिल जाएंगे। गिनाने के लिए सांसद साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ से लेकर साध्वी प्राची, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल निरंजन ज्योति और गिरिराज सिंह जैसे नेता शामिल हैं। ऐसे में सवाल कई बार उठा कि क्या मोदी को अपने सहयोगियों पर कोई नियंत्रण नहीं? ये पूरा मामला गर्म हुआ धर्मांतरण और घर वापसी अभियान के साथ, जिससे शुरू में बीजेपी ने तो खुद को दूर रखा, मगर बवाल बढ़ने के बाद मांग होने लगी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी से निंदा करने की। लेकिन मोदी के बयान से ज्यादा मुखर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया होने लगी। घर वापसी अभियान में सवाल लोगों की स्वेच्छा का उठने लगा, मगर सच कुछ और था। इसकी एक प्रतिक्रिया दादरी की घटना के रूप में सामने आई, जब उग्र भीड़ ने अखलाक नामक युवक की हत्या कर दी। आरोप था कि उसके घर में गोमांस रखा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर हमले के लिए लोगों को उकसाया। उसके घर पर हमला बोला गया और हत्या कर दी गई। अखलाक की नृशंस हत्या ने जैसे सियासत को एक बार फिर से 2 धड़ों में बांट दिया। एक वो जो इस घटना पर मौन था या मामूली घटना बता रहे थे, और एक वो जिन्हें ऐसी घटनाओं से देश में बढ़ती असहिष्णुता दिख रही थी। इसमें तमाम लेखक और बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी शामिल थे। इसके विरोध में तमाम लोगों ने अवार्ड वापसी अभियान शुरू कर दिया। मुनव्वर राणा जैसे शायर ने इस मुद्दे पर मोदी से मिलने और ऐसे हालात पर चिंता जताने की इच्छा जाहिर की, मगर पीएम ने ना कोई वक्त दिया, ना ही कोई बयान। कह नहीं सकते कि मौन की विचारधारा के विरोध के वो सुर थम गए हैं। जेएनयू विवाद के बाद बहस देशद्रोह और देश प्रेम को लेकर शुरू हुई। क्या देश प्रेम सिर्फ भारत माता की जय बोलने से जाहिर होता है? इस तरह के नारों का स्टूडेंट यूनियन कंडेम करता है। सियासत में ऐसे सवाल और बवाल उठते रहते हैं। भारत माता का नाम लेकर के भारत माता के हाथ से तिरंगा झंडा हटा करके भगवा झंडा थमा दिया गया है। तो ये जो एक विचारधारा थोपने की राजनीति है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री के तौर पर इसे नियंत्रित करने की कोशिश अलग है। अनर्गल बयानबाजी से बचने के लिए मोदी के निर्देश सख्त हैं। तो कामकाज को लेकर तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मोदी खुद देखते हैं और सुनने में आता है कि खराब परफॉर्मेंस पर फटकार भी लगाते हैं। और अपने संकेतों से ये संदेश भी कि दुनिया उसी सुकून से बेहतर दिखती है जो बेटे के प्यार दुलार के बीच मां के चेहरे पर दिखती है।